हेलो दोस्तों। चलिए सीधे इस मुद्दे में डाइव इन करते हैं। इस नए विश्लेषण में हम ग्लोबल ऑयल कार्टेल्स के स्ट्रक्चरल ट्रैप्स को समझेंगे और उसके बाद एकदम से शिफ्ट होकर हमारी अपनी डोमेस्टिक म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में एक ऐसी आर्थिक कहानी डिकोड करेंगे जो वाकई चौंका देने वाली है। एकदम नई डिटेल्स हैं, तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। आज का हमारा आउटलाइन कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले यूएई का ओपेक प्लस से एग्जिट, फिर नई ऑयल इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बाद भारत का म्यूजिक स्ट्रीमिंग पैराडॉक्स, म्यूजिक आईपी और लेबल्स का दबदबा, और आखिर में मार्केट्स के 3 क्विक अपडेट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी खबर से, यूएई लीव्स ओपेक प्लस। अब देखिए हुआ क्या था। 5 अप्रैल तक सब नॉर्मल चल रहा था। यूएई पूरी तरह से ओपेक प्लस के साथ मिलकर काम कर रहा था। फिर अचानक 28 अप्रैल को जिद्दा में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की एक बड़ी मीटिंग होती है और वहां यूएई की कुर्सी खाली थी। सिर्फ गैर मौजूदगी ही नहीं, उन्होंने इस ब्लॉक की कमजोरी पर खुलकर आलोचना की और देखते ही देखते 1 मई को ऑफिशियली ओपेक से एक ऐतिहासिक बहारगमन ले लिया। यह रातों रात बदलता हुआ रुख वाकई हैरान करने वाला था। और इस इतने बड़े कदम के पीछे का असली रीजन क्या था? एक शब्द में कहें, नुकसान। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए दोस्तों। यूएई ने पोस्ट कोविड अपनी ऑयल कैपेसिटी बढ़ाने में तकरीबन $150 बिलियन का भारी भरकम निवेश किया था, लेकिन ओपेक के स्ट्रिक्ट कोटास की वजह से उन्हें हर महीने लगभग $3 बिलियन का झटका लग रहा था। हर महीने? ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये सच में एक बहुत बड़ा आर्थिक ट्रैप बन चुका था उनके लिए। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द न्यू ऑयल इकोनॉमिक्स। इस ट्रैप को अगर हम ध्यान से समझें तो कहानी और साफ हो जाती है। यूएई की एक्चुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखिए, 4.85 मिलियन बैरल्स, और उनका टारगेट 2027 तक 5 मिलियन का है। लेकिन उन्हें परमिशन कितनी मिली थी? ओपेक प्लस का कोटा उन्हें सिर्फ 3.5 मिलियन बैरल्स पर रोके हुए था। यानी इतने महंगे मल्टी बिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद उनकी 1.4 मिलियन बैरल्स की क्षमता रोजाना ऐसे ही बेकार पड़ी थी। किसी का भी सब्र टूटना लाजमी था ना। दरअसल पुराने ओपेक दौर में फिलॉसफी अलग थी। तब ऑयल की स्कैर्सिटी यानी कमी का माहौल बनाकर प्रॉफिट्स को बचाना समझदारी थी। लेकिन अब नया दौर है। यूएस शेल और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है। आज के वक्त में तेल निकालने का इंतजार करना इन मल्टी बिलियन डॉलर निवेशों की वैल्यू को खत्म करने जैसा है। वेटिंग गेम अब यहां काम नहीं आने वाला। और पता है इस बीच क्या हुआ? ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मार्केट से 7.9 मिलियन बैरल्स का डेली ओपेक आउटपुट अचानक बाहर हो गया। इस ग्लोबल कैओस ने यूएई को एक परफेक्ट जियोपॉलिटिकल कवर दे दिया। उन्हें बिना ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को क्रैश किए ही चुपचाप बाहर निकलने का मौका मिल गया। टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी। चलिए अब शिफ्ट होते हैं डोमेस्टिक मार्केट की तरफ और अपने तीसरे पॉइंट को देखते हैं, इंडियाज म्यूजिक स्ट्रीमिंग पैराडॉक्स। ये एक ऐसी रियलिटी है जो हम सब रोज फेस करते हैं। भारत में हर महीने करीब 18 करोड़ लोग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर गाने सुनते हैं। आंकड़ा बड़ा लगता है ना, लेकिन इसकी कड़वी सच्चाई यह है कि इन 18 करोड़ लोगों में से सिर्फ 8% पेड सब्सक्राइबर्स हैं। बाकी 92% बिल्कुल मुफ्त या एड सपोर्टेड संगीत सुनना पसंद करते हैं। और इसी भारी इम्बैलेंस का नतीजा है कि रेसो, विंक और हंगामा जैसे प्लेटफॉर्म्स को आखिरकार अपना शटर डाउन करना पड़ गया। पूरा सिस्टम ही कैश बर्न कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जब लोग फ्री में सुन रहे हैं तो आखिर पैसा सर्कुलेट कैसे हो रहा है? इस प्रो राटा मॉडल को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले प्लेटफॉर्म अपने पास जो भी थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन और एड रेवेन्यू आता है उसे एक जगह पूल करता है। उसमें से सीधा 30% कट प्लेटफॉर्म अपने पास रखता है। फिर बचा हुआ 70% जाता है एक राइट्स पूल में, जहां से वो पैसा सीधा लेबल्स को उनके ओवरऑल स्ट्रीम शेयर के हिसाब से बांट दिया जाता है। लिसनर के कान से लेकर लेबल के बैंक अकाउंट तक पूरी सप्लाई चेन कुछ ऐसे काम। मार्केट एनालिसिस सुना तो था आसान होगा, पर ये तो सेकंड जॉब बन गई है। वही एंडलेस सर्चिंग और ढेर सारा स्ट्रेस। कब तक लक पर डिपेंड रहोगे? प्रेजेंटिंग योर एनालाइजर, जो मार्केट डेटा को सिंप्लीफाई करे प्रिसीजन के साथ। अब सिर्फ 60 मिनट में पाइए कंप्लीट फंडामेंटल रिपोर्ट, वो भी सिर्फ 29 रुपीज में। और बनाइए अपनी इन्वेस्टिंग आसान। योर एनालाइजर, स्टॉप सर्चिंग, स्टार्ट एनालाइजिंग करती है। इससे हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, म्यूजिक आईपी और लेबल डोमिनेंस। सबसे बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स यही है दोस्तों। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भारी नुकसान झेल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, लेकिन म्यूजिक प्रोवाइड करने वाले लेबल्स लगातार अमीर हो रहे हैं। क्यों?
क्योंकि असली एसेट यानी आईपी उन्हीं के पास है। कानूनी भाषा में समझें तो एक होते हैं मास्टर राइट्स, जो स्पेसिफिक ऑडियो रिकॉर्डिंग के होते हैं, और दूसरे होते हैं कॉम्पोजिशन राइट्स, जो उसके बोल और धुन पर लगते हैं। भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे अनोखा आर्थिक फायदा यह है कि यहाँ के लेबल्स अक्सर इन दोनों राइट्स के मालिक एक साथ होते हैं। पूरा कंट्रोल इनके हाथ में होता है। और इसी कंट्रोल का पावर देखिए आप, टी सीरीज ने वर्टिकली इंटीग्रेट करके अपनी एक्विजिशन कॉस्ट लगभग 0 कर ली है। उधर सारेगामा ने सीधा संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्मों के लिए 325 करोड़ की एक्सक्लूसिविटी डील फाइनल कर दी। मेटा और यूट्यूब के साथ इन लेबल्स के लाइसेंसिंग स्टैंड ऑफ्स तो हम देख ही चुके हैं। और टिप्स म्यूजिक को देखिए, जो अपने 1990s के पुराने हिट कैटलॉग के दम पर शानदार 70% का प्योर प्ले आईपी मार्जिन कमा रहा है। ये वाकई गेम चेंजिंग बिजनेस है। लेकिन जहां प्रॉफिट इतना बड़ा है, वहां रिस्क भी तेजी से बढ़ रहा है। नया म्यूजिक खरीदना अब सस्ता बिल्कुल नहीं रहा। एक नॉर्मल 5 गानों वाले हिंदी फिल्म साउंड ट्रैक की कीमत पर गौर कीजिए। जो कीमत 2024 में 15 से 25 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, वो आज 2025 में अचानक उछलकर 20 से 35 करोड़ के ब्रैकेट में आ गई है। कॉस्ट्स इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि लेबल्स अब अग्रेसिवली अपने ग्लोबल लाइसेंसिंग डील्स रीनेगोशिएट कर रहे हैं, ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन रह सके। अब एनर्जी को थोड़ा और हाई रखते हैं और आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, 3 क्विक मार्केट टिडबिट्स। मार्केट में इस वक्त 3 बदलाव तेजी से चल रहे हैं। पहला, जापान का लेगेसी बैंक MUFG अब भारत के रियल एस्टेट और फॉरेक्स मार्केट में एंट्री ले रहा है, जो लेगेसी बैंकिंग पावर का एक बड़ा शिफ्ट दर्शाता है। दूसरा, हमारे MSME एक्सपोर्टर्स अब पुराने धीमे बैंकिंग नेटवर्क्स को छोड़कर तेजी से काम करने वाले हाई स्पीड फिनटेक प्लेटफॉर्म्स पर स्विच कर रहे हैं। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा सिग्नल यह है कि लग्जरी जायंट प्राडा अपने $881 के सैंडल्स पर बड़े गर्व से मेड इन इंडिया का टैग लगाकर उन्हें मार्केट कर रहा है। अब दुनिया भारत की शिल्पकारी को सिर्फ सस्ती लेबर नहीं, बल्कि प्रीमियम लेबल के रूप में देखने लगी है। लेकिन इन सभी आर्थिक अपडेट्स के बीच एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसने लीगल दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जरा सोचिए, इस साल 2025 में अगर AI का इस्तेमाल करके बिल्कुल किशोर कुमार जी की आवाज में एक नया ट्रैक बनाया जाए, तो लीगली उसका मालिक कौन होगा? AI कंपनी, प्रॉम्प्ट देने वाला इंसान, या किशोर कुमार जी की फैमिली? भारत के कानून में इस अनरिजॉल्व्ड लीगल ग्रे एरिया का अभी तक कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है। ये आने वाले समय का बहुत बड़ा कॉपीराइट बैटलग्राउंड होने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जाने से पहले कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगला इकोनॉमिक एनालिसिस या मार्केट एनालिसिस किस विषय पर देखना चाहते हैं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। और हाँ, मार्केट बायो एनालाइजर पर हम सिर्फ सतह पर यानी सरफेस लेवल मार्केट की बातें नहीं करते हैं। हम ग्लोबल इकोनॉमिक एनालिसिस और ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट को डिटेल में समझाते और सिखाते हैं, ताकि आप खुद मार्केट का विश्लेषण कर सकें। तो ऐसी और भी डीप लर्निंग और मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.